नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा हुआ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस बोली विश्व गुरु की कूटनीति को पड़ा झटका। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच 8 से 16 जनवरी तक हुए 2 हफ्ते लंबे संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 को पूरा होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति को बड़ा झटका बताया है। इस अभ्यास में इन्फेंट्री स्किल, टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन और आतंकवाद विरोधी संचालन पर जोर था। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये अभ्यास पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बढ़ाने के लिए है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह मोदी सरकार की विश्वगुरु कूटनीति को कमजोर करता है और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को बढ़ावा देने वाली स्थिति में भारत के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस ने संयुक्त अभ्यास पर मोदी सरकार को निशाना बनाया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह मोदी सरकार की आत्मघोषित विश्वगुरु कूटनीति को एक और बड़ा झटका है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि जून 2025 में अमेरिका सेंट्रल कमांड प्रमुख ने पाकिस्तान को आतंक विरोधी क्षेत्र में अद्भुत साझेदार बताया था। उसके बाद उसने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कई बार की है, लेकिन भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों के संदर्भ में आसिम मुनीर नाम सामने है। बीएमसी चुनाव नतीजों पर उद्धव की प्रतिक्रिया। बीजेपी पर धोखे से चुनाव जीतने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएमसी चुनाव के बाद अपने गठबंधन की मजबूती बनाए रखने के लिए नए चुने गए शिवसेना पार्षदों को बांद्रा के एक होटल में भेजा है। इसका उद्देश्य पार्षदों को पाला बदलने या खरीदने से बचाना था, क्योंकि पीएमसी में 227 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 114 है और बीजेपी शिंदे गठबंधन 118 सीटों पर है, यानी बहुमत से सिर्फ 4 सीटें अधिक। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएमसी हार नहीं बल्कि मुश्किल हालात में मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। उन्होंने बीजेपी और सत्ताधारी गठबंधन पर सत्ता का दुरुपयोग और धोखे से चुनाव जीतने का आरोप लगाया और कहा कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी का मेयर बनाना उनका सपना है। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और वफादारी की सराहना करते हुए जोर दिया कि जमीन से जुड़े शिवसेना कार्यकर्ता कभी खत्म नहीं होंगे। शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को 5 स्टार होटल में रखा। शुरू हुई होटल पॉलिटिक्स। 8 पार्षद इधर उधर हुए तो बदल जाएगा खेल। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है। मुंबई बीएमसी की 227 सीटों में महायुति ने 118 सीटें जीती हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी शिंदे गठबंधन बहुमत से सिर्फ 4 सीटें आगे है। वहीं संयुक्त विपक्ष के पास 106 पार्षद हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी नाजुक स्थिति को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के 29 पार्षदों को टूट-फूट से बचाने के लिए 5 स्टार होटल में ठहराया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर 8 पार्षद इधर उधर हुए तो सत्ता का गणित बदल सकता है। इस बीच एआईएमआईएम के 8 पार्षद भी अहम भूमिका में हैं और पार्टी ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में रणनीतिक बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि शिंदे मेयर पद पर अपनी पार्टी का दावा मजबूत करना चाहते हैं और इसी वजह से होटल पॉलिटिक्स शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीजेआई सूर्यकांत से अपील। कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका की रक्षा करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सीजेआई सूर्यकांत से देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने की अपील की। कोलकाता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की एक बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए ममता ने सीजेआई सूर्यकांत से देश के लोगों को एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाए जाने से बचाने का भी आग्रह किया। उन्होंने बिना विस्तार से बताए कहा कि कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को आपदा से बचाएं। आप हमारे संविधान के संरक्षक हैं, हम आपकी कानूनी देखरेख में हैं। कृपया लोगों की रक्षा करें। बता दें कि इस प्रोग्राम में सीजेआई सूर्यकांत भी मौजूद थे। ममता ने आगे कहा कि आजकल मामलों के निपटारे से पहले मीडिया ट्रायल का चलन है, इसे भी बंद होना चाहिए। जैनजी ने बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा किया। पीएम मोदी बोले बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भारी बहुमत देगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार 17 जनवरी को मालदा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोगों, खासकर जेन ज़ी ने बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में आबादी बदल दी है और दंगे भड़काए हैं। मोदी ने कहा कि टीएमसी का संरक्षण और सिंडिकेट राज इस स्थिति को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने मतुआ शरणार्थियों को आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ बंगाल के लिए बड़ी चुनौती है और दुनिया के समृद्ध देशों की तरह भारत को भी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने राज्य में केंद्रीय सहायता अवरोध और टीएमसी की गुंडागर्दी और धमकी की राजनीति पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाल का विकास तभी संभव है जब बीजेपी सत्ता में आएगी और जोर देकर कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भारी बहुमत देगी। चीन और ईरान के विदेश मंत्री की हुई बात। चीन ने कहा कि वह सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने शनिवार को बताया कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई है, जिसके बाद शू फेहोंग ने एक्स पर लिखा कि चीन का मानना है कि ईरानी सरकार और लोग मिलकर मुश्किलों का सामना करेंगे और देश में स्थिरता बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि चीन चाहता है कि सभी पक्ष शांति बनाए रखें, संयम से काम करें और बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाएं। चीन ने कहा कि वह इसमें सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में भारत के भाग न लेने पर उठे सवाल। विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में भारत के भाग नहीं लेने के सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि जिस अभ्यास को लेकर सवाल उठे हैं वह पूरी तरह से एक दक्षिण अफ्रीकी पहल थी जिसमें कुछ ब्रिक्स सदस्य देशों ने भाग लिया था। यह कोई नियमित या संस्थागत ब्रिक्स गतिविधि नहीं थी और न ही सभी ब्रिक्स सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी इस तरह की गतिविधियों में भाग नहीं लिया है। इस संदर्भ में भारत जिस नियमित अभ्यास का हिस्सा है वह IBSAMR नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं भाग लेती हैं और IBSAMR आखिरी बार अक्टूबर 2024 में हुआ था। BMC में बीजेपी की सिर्फ 7 सीटें बढ़ी। उद्धव ठाकरे की पकड़ अब भी मजबूत। बीजेपी जयचंदों के सहारे चुनाव जीतती है। संजय राउत। राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। शिवसेना UBT। BMC चुनाव 2026 के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह जीत उतनी बड़ी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। बीजेपी को इस बार 89 सीटें मिली हैं, जबकि पिछली बार उसे 82 सीटें मिली थी, यानी 9 साल में सिर्फ 7 सीटों का इजाफा हुआ। शिवसेना UBT ने 66 सीटें जीती और उसकी सहयोगी MNS को 6 सीटें मिली। शिंदे गुट की शिवसेना तीसरे नंबर पर रही। सत्ता में होने और पूरे संसाधन झोंकने के बावजूद बीजेपी मुंबई में अपना आधार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाई। टूटी हुई शिवसेना के बावजूद उद्धव ठाकरे की पकड़ मराठी इलाकों में बनी रही। जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस और शिवसेना UBT साथ में चुनाव लड़ते तो नतीजे बीजेपी के लिए और मुश्किल हो सकते थे। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने PMC चुनाव नतीजों पर तीखा बयान देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरों की पार्टियां तोड़कर और जयचंद खड़े करके चुनाव जीतती है, अपनी ताकत से नहीं। राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहने तक लोग उन्हें सलाम करते हैं, वरना कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास बीजेपी को PMC में सत्ता से रोकने का फॉर्मूला है, लेकिन अभी उसे लागू नहीं करेंगे। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास पुलिस, पैसा और पूरा तंत्र था, फिर भी मुकाबला बराबरी का रहा। उन्होंने बताया कि शिवसेना UBT और सहयोगियों के करीब 105 पार्षद हैं और विपक्ष की ताकत सत्ताधारी दल के बराबर है। ये लोग क्या करेंगे कि मुंबई को बेच नहीं सकते। हम वहां डटे हुए हैं, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम इन ठेकेदारों के शासन को खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में AIMIM का रिकॉर्ड प्रदर्शन। 13 नगर निगमों में 125 वार्ड जीते। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में बड़ी सफलता मिलने के बाद AIMIM प्रमुख
असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 13 नगर निगमों में कुल 125 वार्डों में जीत दर्ज की है, जो महाराष्ट्र में अब तक का AIMIM का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ओवैसी ने इस जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बधाई दी। उन्होंने नवनिर्वाचित पार्षदों से अपील की कि वे चुनाव के बाद भी जनता के बीच बने रहें और अपने अपने वार्ड में विकास के काम करें। ओवैसी ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं का जनता से जुड़ा रहना आसान होता है, लेकिन जीत के बाद इसे बनाए रखना मुश्किल होता है। इसलिए सभी पार्षदों को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। पार्टी ने इस बार उम्मीद से बेहतर नतीजे हासिल किए हैं। इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों से मिले राहुल गांधी। डबल इंजन सरकार के नए स्मार्ट सिटी मॉडल पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों, मृतकों के परिवारों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो इससे प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात हुई। ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दी जाएगी, लेकिन ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है और लोगों को डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर भी लिखा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर और जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर। कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। राहुल ने कहा कि सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले, दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए। बता दें कि इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। जाति और धर्म से जोड़कर बलात्कार पर टिप्पणी, कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बीजेपी ने बोला हमला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक बयान से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक मीडिया इंटरव्यू में बरैया ने बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को जाति और धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हुए विवादित बातें कहीं। उन्होंने दावा किया कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऐसी विकृत सोच है जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने रुद्र यामल तंत्र नाम की किताब का हवाला दिया और आरोप लगाया कि अपराधी मानते हैं कि कुछ जातियों की महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा करने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, जो तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। वायरल वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि खूबसूरत महिलाओं को देखकर पुरुषों का ध्यान भटक सकता है और इससे अपराध हो सकता है। इन बयानों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे महिलाओं और SC/ST समाज का अपमान बताया और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि ऐसी सोच अस्वीकार्य है और कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं। AR रहमान के काम कम मिलने वाले बयान पर बहस तेज, जावेद अख्तर बोले कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं। म्यूजिक मैस्ट्रो AR रहमान के हालिया बयान कि पिछले 8 सालों में उन्हें काम कम मिला है और इसके पीछे सांप्रदायिक कारण हो सकता है, पर इंडस्ट्री में नई बहस छिड़ गई है। इस पर जावेद अख्तर ने कहा कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। संभव है लोग समझते हों कि रहमान अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहते हैं या छोटे प्रोड्यूसर उनसे संपर्क करने में हिचकते हों। शंकर महादेवन ने कहा कि फैसले अक्सर गैर म्यूजिकल लोग लेते हैं, जिससे अच्छे काम भी रिलीज नहीं हो पाते। सिंगर शान ने बताया कि काम अनियमित मिलना आम बात है और उन्होंने भी सांप्रदायिक भेदभाव से इनकार किया। साथ ही तीनों खान सुपरस्टार्स का उदाहरण भी दिया। अनूप जलोटा ने कहा कि रहमान को बेहद सम्मान मिलता है। खुद रहमान ने BBC से कहा कि उन्हें सीधे भेदभाव का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल बदलावों से मौके प्रभावित हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।